नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस में। दोस्तों, अभी वर्तमान में एक नया केस सामने आया है और हमारे कुछ चाइनीज वैज्ञानिकों ने एक महिला के अंदर टाइप 1 डायबिटीज को कंप्लीटली रिकवर कर लिया है। यानी कि ये जो महिला है वह अब शुगर का सेवन कर सकती है और डायबिटीज से पूर्णतः मुक्ति प्राप्त कर चुकी है। तो दोस्तों, ये जो हमारा शोध हुआ है यह भविष्य में डायबिटीज जैसी समस्या को बहुत ज़्यादा हद तक हल कर देगा और जो अभी विश्व के अंदर एक एपिडेमिक बनकर उभरा है डायबिटीज, उससे हम निजात पा सकेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से 100 मिलियन इंडियंस हर 10 साल में मर रहे हैं। तो हर 10 साल के अंदर 100 मिलियंस इंडियंस के मरने का कारण है डायबिटीज। इसीलिए डायबिटीज इतनी संख्या में भारत में हो रहा है, जिसकी वजह से भारत को डायबिटिक कैपिटल के नाम से भी जाना जा रहा है कि भारत एक डायबिटीज का कैपिटल भी बन चुका है। तो हम हमारे इस सेशन में जानेंगे कि किस प्रकार से डायबिटीज होती है, डायबिटीज के कितने प्रकार हैं और जो टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है और डायबिटीज के उपचार कैसे किए जाते हैं, कौन कौन से परीक्षण होते हैं और स्टेम सेल की सहायता से कैसे इस डायबिटीज को क्योर किया गया है और भविष्य में भारत जैसे देशों में डायबिटीज होने से कैसे बचा जा सकता है। तो ये सब हमारे इस सेशन में आपको बताया जाएगा। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संतोष शर्मा और यहां पर मैं आपको इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार डायबिटीज होती क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारी ये जो डायबिटीज है ये एक असंक्रामक बीमारी आप इसे कह सकते हो। इट इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। यह एक असंक्रामक बीमारी है जो कि छूने से नहीं फैलती है, यह आपकी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। और ध्यान रखिएगा यह आनुवांशिक भी हो सकती है, यानी कि माता पिता से बच्चों को भी फैल सकती है। इट इज ऑल्सो कैन बी ए जेनेटिक डिसऑर्डर। यह अपना एक जेनेटिक विकार भी हो सकता है। डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज के अंदर हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा प्रभावित होती है या फिर शरीर के अंदर शर्करा की अधिकता हो जाती है। तो रक्त में शर्करा की अधिकता को ही हम डायबिटीज कहते हैं। यानी कि रक्त में जब शर्करा अधिक होगा तो उसी को ही साइंटिफिक भाषा में बोला जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। तो रक्त के अंदर जब शर्करा की अधिकता हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाती है, तो वही अवस्था हमारी डायबिटीज कहलाती है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, डायबिटीज के अंदर अब ग्लूकोज आपके शरीर में यानी शर्करा आपके शरीर में ज्यादा है, तो डेफिनेट सी बात है कि इसी डायबिटीज की अवस्था के अंदर हमारे शरीर में रक्त में ग्लूकोज ज्यादा रहेगा, कोशिका में ग्लूकोज कम होगा। तो इसीलिए आप लोगों को ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, बेहोशी जैसी हालत हो सकती है, आंखों में धुंधलापन आ सकता है, थकान ज्यादा हो सकती है। ये सारे कुछ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, हमारे जो डायबिटीज होती है ये 2 प्रकार की होती है। हमारी डायबिटीज जो होगी वो 2 प्रकार की होगी। एक डायबिटीज को हम बोलते हैं उदकमय यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस। कौन सी होती है? डायबिटीज इंसिपिडस, उदकमय। और दूसरी डायबिटीज हमारी कहलाती है मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलिटस। तो 2 प्रकार की डायबिटीज होती है। आगे जाकर ये जो डायबिटीज होती है, डायबिटीज मेलिटस, ये भी 2 प्रकार की हो जाती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो वर्तमान में आप जो इंडिया में ज्यादा केसेस देखते हैं वो हम देखते हैं डायबिटीज मेलिटस के, जिसे आप मधुमेह या सामान्य डायबिटीज भी कहते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि उदकमय कहे जाने वाली यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस
ऊदकमय या डायबिटीज इंसिपिडस आखिरकार होती क्यों है? क्या कारण है इस डायबिटीज यानी कि ऊदकमय होने की? तो ध्यान रखिएगा, डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि ऊदकमय का जो कारण है वो है हमारे शरीर में निकलने वाले एक हार्मोन की कमी, जो कि है एडीएच। एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर इसी हार्मोन को हम कहते हैं वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन अथवा वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी की वजह से ये हो जाता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस का कारण है एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी। अब दोस्तों बात आती है कि ये एडीएच हार्मोन आखिरकार निकलता कहाँ से है? तो ध्यान रखिएगा, एडीएच या जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है वो हमारी पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्त्रवित होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि से स्त्राव होगा हमारे एडीएच हार्मोन का। जैसे ही किसी के शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी होने लग जाती है, तो एडीएच हार्मोन की कमी के कारण, जैसा कि इसका नाम है मूत्र विरोधी हार्मोन, यह हमारे मूत्र में जल के पुनः अवशोषण को कम कर देता है। और जल का पुनः अवशोषण जब कम होगा तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे मूत्र में जल का आयतन बढ़ जाता है। और मूत्र में जल का आयतन जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति को बार बार मूत्र उत्सर्जन के लिए जाना पड़ता है, जिसे हम डाईयूरेसिस कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाती है? डाईयूरेसिस या मूत्रलता हो जाती है, क्योंकि मूत्र विरोधी हार्मोन जो है वह जल का पुनः अवशोषण कर लेता है मूत्र में से, और रक्त में मूत्र का जैसे ही जल का पुनः अवशोषण होता है तो रक्त में जल मिल जाता है, बीपी कम हो जाता है। पर अगर एडीएच की कमी है तो मूत्र में जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा, रक्त गाढ़ा हो जाएगा और जल की मात्रा मूत्र में बढ़ जाएगी, जिससे बार बार मूत्र उत्सर्जन करना होगा, जिसे डायूरेसिस या मूत्रलता कहते हैं। और यही हमारा ऊदकमय रोग है, यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस है। दूसरी जो डायबिटीज है दोस्तों वो है डायबिटीज मेलिटस, जिसे नॉर्मल भाषा में आप डायबिटीज के नाम से भी जानते हो, या फिर हम इसे कहते हैं मधुमेह। मधुमेह यानी कि जो शुगर की वजह से होता है। अब ये जो अपना मधुमेह रोग है, इसका प्रमुख कारण क्या है? हमारे मधुमेह रोग का जो प्रमुख कारण है, तो उसका मुख्य कारण है हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन। तो ध्यान रखिएगा, हमारे अग्नाशय यानी कि जो पैनक्रिया है, अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिका, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका होती हैं। लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का अल्प स्त्राव। तो अगर आपके लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की इंसुलिन हार्मोन कम निकलता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी अगर इंसुलिन किसी के शरीर से कम निकलता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके कारण से जैसे ही इंसुलिन कम निकलेगा तो उसकी वजह से ही रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, और रक्त में ग्लूकोज की जो अधिकता है उसे ही तुम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हो। रक्त में ग्लूकोज की अधिकता हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं।
तो ये हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन आ जाएगी। फिर रक्त में ग्लूकोज अधिक हो रहा है तो मूत्र में भी ग्लूकोज अधिक होगा, और मूत्र में ग्लूकोज की अधिकता मूत्र में जो ग्लूकोज की अधिकता है उस अवस्था को हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। तो ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है ग्लाइकोसूरिया। तो इस ग्लाइकोसूरिया के अवस्था में आपके मूत्र में भी ग्लूकोज अधिक निकलने लग जाता है। तो इस तरीके से डायबिटीज होता है और सिम्टम वही दिखेंगे, बहुत थकान, आंखों में धुंधलापन, और ये सारी समस्याएं हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों बात होती है कि ये जो अपनी डायबिटीज है, यानी कि जो नॉर्मल मधुमेह यानी कि डायबिटीज मेलिटस है, ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है डायबिटीज मेलिटस टाइप 1, दूसरी है टाइप 2 और तीसरी है गेस्टेशनल डायबिटीज। 3 प्रकार की डायबिटीज अपने होती है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप 1 डायबिटीज की, जिसका अभी अभी इलाज किया गया है सफलतापूर्वक। तो टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो टाइप 1 डायबिटीज है, इस टाइप 1 डायबिटीज को ही अडोलसेंट मधुमेह भी बोलते हैं। इसी का ही एक नाम क्या है? किशोर मधुमेह। इसे ही बोलते हैं किशोर मधुमेह, यानी कि अडोलसेंट डायबिटीज। अडोलसेंट डायबिटीज इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डायबिटीज होती है वह लगभग 14 से लेकर 16 वर्ष की आयु में होती है, और 14 से 16 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको हम किशोर यानी कि अडोलसेंट कहते हैं। क्यों होती है ये? क्योंकि यहाँ पर आपका जो अग्नाशय है वो ढंग से इंसुलिन बना ही नहीं पाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका कारण है अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी या विफलता। कह सकते हैं कि इंसुलिन उत्पादन हो ही नहीं पा रहा है। उत्पादन ना कहकर इसे विफलता ही कहेंगे हम। अरे बच्चों, गड़बड़ हो गई, यहाँ पर ये चला गया है हमारा डायग्राम। चलो दोबारा लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, ये जो अपना टाइप 1 डायबिटीज है, इसे कहते हैं हम किशोर मधुमेह। ये किशोर मधुमेह कहलाता है, और किशोर मधुमेह इसलिए क्योंकि ये 14 से 16 वर्ष आयु के बच्चों में अधिक होता है, और कारण है इसका अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन उत्पादन की विफलता, कि आपका जो इंसुलिन है वो बन ही नहीं पा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, टाइप 1 डायबिटीज जो है इसमें हमारा जो इंसुलिन है वो बन ही नहीं पाता है। अब इंसुलिन जब नहीं बन पाएगा तो हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और फिर डायबिटीज आपको हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपके पैनक्रिया बचपन से यानी कि जवानी से ही ढंग से काम नहीं कर रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसकी वजह से आपके को बहुत थकान रहेगी,
आपका वजन बहुत तेजी से गिरने लग जाएगा, और वजन तेजी से गिरने के साथ साथ आपके शरीर का जो विकास है वह भी बहुत ही कम हो जाएगा। पर ध्यान रखिएगा, टाइप 1 डायबिटीज का प्रसार इंडिया में बहुत कम है, और परंतु ये बहुत घातक है। ये टाइप 2 डायबिटीज से भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि इसकी वजह से आपको हमारे लंग्स के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, हमेशा आपके शरीर के अंदर बहुत तेजी से ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने की वजह से भी पूरे शरीर में जो ग्लाइकोजन का जमाव है वो बहुत कम होगा, तो फैट स्टोरेज खत्म हो जाएगा, एनर्जी और वीकनेस बहुत लगेगी, यानी कि आप अपनी पूरी कार्य क्षमता से जो कार्य करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना, इसका मुख्य कारण है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, और ये ज़्यादा घातक है पर इसका प्रसार कम होता है। ठीक है, अब हमारे भारत में जो बड़ी समस्या है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपनी जो ये टाइप 2 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज, अपनी जो ये टाइप 2 डायबिटीज है, इस टाइप 2 डायबिटीज के अंदर इंसुलिन तो बन रहा है, पर इंसुलिन का प्रयोग शरीर में ढंग से नहीं हो रहा। उसमें इंसुलिन बन ही नहीं रहा था, इसमें इंसुलिन बन रहा है पर इंसुलिन का प्रयोग ढंग से नहीं हो रहा। तो ध्यान रखिएगा, एक तो भारत में सर्वाधिक प्रकार का मधुमेह है ये, यानी कि भारत में जो डायबिटीज सबसे ज्यादा लोगों को है वो यही है। इसका कारण क्या है? इंसुलिन हार्मोन का सही प्रयोग ना होना। तो हमारे शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन है, उस इंसुलिन हार्मोन के सही उपयोग में कमी, इंसुलिन के हार्मोन के सही उपयोग में कमी, और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? इसके अंदर आपके मोटापा बढ़ने लग जाएगा। मोटापा बढ़ने के कारण ये हो सकता है। साथ ही साथ आपका अगर जीवन गतिहीन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप जीते हो, तो गतिहीन जीवन शैली की वजह से ये हो जाएगा। निम्न पोषण स्तर है आपका, खान पान ठीक नहीं है, तो भी ये हो जाएगा। अगर जीवन में तनाव अधिक है, स्ट्रेस आप बहुत ज़्यादा लेते हो, तो फिर डाइजेशन गड़बड़ होगा, और डाइजेशन से भी ये हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ इंडिया में सर्वाधिक है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से इसका प्रसार हो रहा है। इसी की वजह से भारत में हर 10 साल में 100 मिलियन लोग बढ़ रहे हैं। इवन हर साल लगभग 18% लोगों की इसमें वृद्धि हो रही है। इसके अंदर इंसुलिन बनता तो है, पर वह इंसुलिन ढंग से काम में नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ गतिहीन है, खान पान ठीक नहीं है, तनाव में ज़्यादा रहते हो, या फिर मोटापा है, या फिर कोई बीमारी है, इस वजह से अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। तो ध्यान रखिएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो आपके हृदय के वॉल्व खराब हो सकते हैं, आपकी जो तंत्रिकाएं हैं वो ढंग से काम नहीं करेंगी, आपकी किडनी की वजह से और समस्या आ जाएंगी, किडनी रक्त और को साफ ढंग से नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ आंखों में धुंधलापन आ सकता है, विजन खराब हो सकता है, और कोई आपको ब्रेस्ट या चेस्ट की समस्या भी यहाँ पर हो सकती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ को रोकना एक सबसे जटिल और सबसे ज़्यादा समस्या वाला भाग है। अब देखो दोस्तों, भारत में आजकल लोग प्री डायबिटिक भी हो गए हैं। प्री डायबिटिक के अंदर क्या होता है कि आपको अभी डायबिटीज़ नहीं है, पर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, और ब्लड शुगर लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई है, पर आप डायबिटिक नहीं हो, तो उन्हें प्री डायबिटिक कहा जाता है, पर भविष्य में आपको डायबिटीज़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर
लगभग 33% लोग प्री डायबिटिक हैं। उनको लगता तो यह है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं क्योंकि डायबिटीज के कोई सिम्टम नहीं है उनको, पर उनके शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से समस्याएं हो सकती हैं। उनको हार्ट अटैक आ सकता है, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है, उनकी किडनी नर्व्स में समस्या आ सकती है, ये सारी चीज़ें होंगी। तो जो लोग प्री डायबिटिक हैं, यानी कि जिनको डायबिटीज़ होने वाली है, वो मूत्र उत्सर्जन के लिए बार बार जाते होंगे, उनको बहुत प्यास लगती होगी, वो बहुत भूख उनको लगती होगी, इवन खाना खाने के बाद भी उनको बहुत भूख लगती होगी, उनको बहुत कमजोरी नज़र आती होगी, और कभी कभार आपको गर्दन में, हाथ पैरों में ऐसी नमनेस या फिर किसी न किसी प्रकार का पेन फील होता होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको पोषण स्तर अच्छा करना होगा, वजन कम करना होगा, एक्सरसाइज डेली करनी होगी, और टाइम टाइम पर अपने शुगर लेवल को चेक करते रहिए। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो आप डायबिटीज़ से बच सकते हो। अब देखिए, डायबिटीज़ को दोस्तों चेक करने के लिए हमारे पास 2 प्रकार के परीक्षण हैं। 2 प्रकार के परीक्षण हम यहाँ पर कर सकते हैं। एक टेस्ट अपना कहलाता है HbA1c टेस्ट, और दूसरा होता है आपका रक्त में ग्लूकोज का टेस्ट। रक्त में ये जो ग्लूकोज वाले टेस्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं फास्टिंग और दूसरे टेस्ट को बोलते हैं पीपी। फास्टिंग का मतलब है कि आप सुबह सुबह खाली पेट जाओ और फिर अपना ब्लड में शुगर की जांच करवाओ। पीपी का मतलब है कि आप खाना खाओ भरपेट, उसके 1 घंटे बाद आप अपने शुगर की टेस्ट करवाओ। तो इस तरीके से 2 टेस्ट होते हैं। ये फास्टिंग और पीपी वाले जो टेस्ट होते हैं वो रक्त में शुगर लेवल को मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में नापते हैं। और ये जो HbA1c टेस्ट है ये 3 माह की शुगर लेवल नापता है। तो जो रक्त में उपस्थित शर्करा है आपका 3 महीने का, वो नापता है। इसीलिए HbA1c टेस्ट ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि HbA1c टेस्ट में अगर आप सही प्रकार से रह रहे हो तो पूरे 3 महीने का शुगर लेवल आ जाता है। जबकि फास्टिंग और पीपी में हो सकता है कि कल को आपने शुगर ज़्यादा खाई थी या फिर अभी खाने में शुगर ज़्यादा खा ली हो तो ग्लूकोज लेवल गलत है। तो देखिए, अगर आपका HbA1c जो है वो 5 से कम है, इस स्तर में आ रहा है, तो आप स्वस्थ हो। पर अगर आपका 5 और 6 के बीच में है HbA1c, तो फिर आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो कल को शुगर हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। और 6 से लेकर आप रिस्क में चले जाते हो डायबिटीज के, और जैसे ही शुगर लेवल 7 से बढ़ता है उससे जीवन काल कम हो जाता है। इवन 8.5 से बढ़ेगा तो वो आपके अंग विफलता का कारण बन सकता है, और 10.5 से ज़्यादा हो गया HbA1c की रिजल्ट तो फिर मृत्यु भी हो सकती है, इवन तुम सुसाइड भी कर सकते हो। वहीं पर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में अगर शुगर नापी जाए तो अगर आपकी शुगर 100 से कम आ रही है तो तुम स्वस्थ हो। अगर तुम्हारी शुगर 100 से लेकर 126 के बीच में आ रही है तो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उसे थोड़ा कम करो, ध्यान दो। और अगर शुगर लेवल 127 से लेकर आपका बढ़ रहा है तो 127 से 130 से ज़्यादा है तो फिर तुम डायबिटिक हो। और ध्यान रखना, जैसे ही यहाँ पर शुगर लेवल 250-300 से ऊपर बढ़ जाए तो फिर तुम्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, वो हानिकारक है। तो शुगर लेवल आपका 100 से नीचे नीचे रहने वाला बेस्ट माना जाता है। 120 तक आपको मॉनिटर करना होगा और 130 के बाद में आपको डायबिटिक माना जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, हमारे ये जो शुगर टेस्ट हैं इसके अंदर अभी अभी हमारा एक परीक्षण किया गया और उसके अंदर हमें पता चला कि टाइप 1 डायबिटीज़ का सही तरीके से इलाज किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो टाइप 1 डायबिटीज़ हैं वो क्यूरेबल है। तो वर्तमान में हमने टाइप 1 डायबिटीज का सफल इलाज कर लिया है। इवन पहले की तरह व्यक्ति को स्वस्थ कर लिया गया है।
अब ये कैसे हुआ, तो ध्यान रखिएगा चीन ने क्या किया है, स्टेम सेल के प्रयोग से ये किया है। स्टेम सेल के प्रयोग द्वारा ये किया गया है। स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल हमारे शरीर की वह मूलभूत कोशिकाएं हैं जिससे शरीर के किसी भी अंग का निर्माण किया जा सकता है। 2012 में हमारे दो वैज्ञानिक थे, जॉन पी गर्डन और शिन्या यामानाका। उन दोनों को इन्हीं स्टेम सेल के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, क्योंकि स्टेम सेल से अगर आप किसी भी प्रकार के अंग का निर्माण कर लोगे तो किसी को भी नए नए अंग लगाए जा सकते हैं। जिनके भी अंग विफल होते हैं उनको ठीक किया जा सकता है। तो स्टेम सेल के प्रयोग द्वारा किया गया है, और इसमें हमने एक स्टेम सेल का प्रयोग किया है जिसका नाम है CIPSC। CIPSC का मतलब है केमिकली इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। तो रासायनिक रूप से हमने लैब में प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की क्षमता बढ़ाई है। ध्यान रखिएगा, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल वो स्टेम सेल होते हैं जिससे शरीर के किसी भी अंग का निर्माण किया जा सकता है। अब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल को हमने कुछ इस प्रकार से रासायनिक रूप से प्रभावित किया है प्रयोगशाला में जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा कि ये जो केमिकली इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल हैं ये हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि टाइप 1 डायबिटीज जो है वो इसीलिए होती है क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन का उत्पादन हो ही नहीं रहा है। तो अगर ये स्टेम सेल हमारे इंसुलिन का निर्माण करेंगे, इंसुलिन का उत्पादन करेंगे, तो फिर आपके शरीर में जो ग्लूकोज लेवल है वो सुधर जाने वाला है। और ग्लूकोज लेवल अपना यहाँ पर सुधर जाएगा तो फिर सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और देखो ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है ये बड़ी? क्योंकि ध्यान रखिएगा भारत में मैं अगर डायबिटीज़ की बात करूं तो भारत में हमारा जो डायबिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसीलिए भारत को डायबिटिक कैपिटल भी कहा जा रहा है। भारत में डायबिटीज़ की अगर बात की जाए तो एक रिसेंट रिपोर्ट बताती है कि हमारे भारत के अंदर 11% लोग जो भारत में रह रहे हैं वो डायबिटिक हैं। यानी हमारी पूरी जनसंख्या के 11% लोग मधुमेह ग्रसित हैं और हमारी जनसंख्या के लगभग 15.3% लोग, भारत के 15.3% लोग प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक हैं यानी जिनको डायबिटीज होने वाली है। और शहर में ये जनसंख्या और भी खराब है। ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें शहरी भारतीयों की तो शहरी भारतीय जो हैं वो लगभग 16.4% लोग डायबिटिक हैं। और वहीं पर ग्रामीण जनसंख्या की अगर हम बात करें तो गांव में खान पान और तनाव के स्तर की कमी की वजह से गांवों में डायबिटीज़ का लेवल 8.9% है। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि गांव के लोग तो मीठा खूब खाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज़ का कोई सीधा संबंध मीठा खाने से नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस लेवल का बहुत फर्क यहाँ पर पड़ता है। इवन राज्यों के अंदर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में डायबिटीज़ का प्रसार सबसे कम है जो कि 4% है, जबकि गोवा जैसे शहर में डायबिटीज़ का प्रसार सबसे ज़्यादा है। और ध्यान रखिएगा धीरे धीरे हम लोगों के शरीर में डायबिटीज़ टाइप 1 भी बढ़ता जा रहा है और टाइप 2 हमारे जनसंख्या वितरण पैटर्न, प्रजनन दर और जो लाइफस्टाइल धीरे धीरे आधुनिकतावाद की तरफ जा रही है, भौतिकतावादी हो रही है और शारीरिक कार्य करने में हम निष्फल होते जा रहे हैं। इन सभी कारणों से हमारे देश में डायबिटीज़ बढ़ रहा है।
अब बात आती है दोस्तों कि डायबिटीज को रोकने के लिए भारत ने क्या क्या प्रयास किए। तो डायबिटीज को रोकने के लिए भारत सरकार के प्रयास, तो डायबिटीज को रोकने के लिए भारत सरकार के क्या क्या प्रयास रहे। तो सबसे पहले तो बच्चों 2017 में हमने राष्ट्रीय मधुमेह नीति बनाई थी। तो 2017 में भारत ने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम है राष्ट्रीय मधुमेह नीति। और इस राष्ट्रीय मधुमेह नीति के अंतर्गत हमारा लक्ष्य था कि 2025 तक भारत को के अंदर डायबिटीज 20% तक कम करना है। तो ध्यान रखिएगा 2025 तक भारत में डायबिटीज को 20% कम करना, ये हमारा लक्ष्य रखा गया कि अभी जो वर्तमान में डायबिटीज का स्तर है उसमें से कम 20% इसे हमें कम करना है। इसके बाद में हमारी एक फेमस स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी डायबिटीज को कम करने की कोशिश की है। तो इस योजना के अंतर्गत, जिसे अब आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है, इसमें हमने डायबिटीज को इंक्लूड किया है और डायबिटिक लोगों का उपचार इसके अंतर्गत किया जा रहा है। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लगभग 500 मिलियन लोग हैं जिनका उपचार इसमें हो रहा है। साथ ही साथ डायबिटीज को लेकर भारत सरकार ने जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। तो जागरूकता एवं डायबिटीज की शिक्षा देने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं ताकि लोगों को डायबिटीज के बारे में बताया जा सके, वो जागरूक हो और इसके बारे में शिक्षित भी हों। और अगर शिक्षित होंगे तो डेफिनेटली इससे हमारा उपचार हो जाएगा। एवं भारत सरकार ने इसी के लिए एक फिट इंडिया मूवमेंट भी चलाया है। तो फिट इंडिया मूवमेंट जैसी चीजें भी हमने डायबिटीज कंट्रोलिंग के लिए चलाई है। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। अब इसी के साथ दोस्तों इस पर एक प्रश्न बन सकता है हमारे मेंस का। तो मेंस में कैसा प्रश्न बनेगा उसका आंसर लिखने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। सिंपल सा प्रश्न हमारा इस पर बनेगा। और प्रश्न क्या है हमारा, मधुमेह क्या है। हमारा प्रश्न है मधुमेह यानी कि डायबिटीज क्या है। और ध्यान रखिएगा भारत सरकार द्वारा इसकी रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए। किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए। यह आपके एग्जाम में आने वाले 10 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिखिएगा ताकि आपको ये सारी चीजें पता चले। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा अब चाइना के अंदर टाइप 1 डायबिटीज को क्योर कर लिया गया है और तिनजियांग की एक महिला है जो टाइप 1 डायबिटीज से पूर्णतः उभर चुकी है। तो भारत के लिए काफी वरदान साबित होगा ये। और ये जो खोज की गई है उसका मुख्य कारण है स्टेम सेल। स्टेम सेल को केमिकली इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल से इंसुलिन उत्पादन को पुनः बढ़ाया गया है। और इंसुलिन उत्पादन बढ़ेगा तो ग्लूकोज लेवल रक्त में कंट्रोल रहेगा। तो इस तरीके की और भी नई नई खोजों और खबरों के साथ मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत होता रहूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद, जय भारत।